बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, ये तो आपने सुना ही था। लेकिन अब जहाज़ों फूल बरसाओ, अब कौन आ रहा है? और जहाज़ से याद आया कि जहाज़ के टिकट बहुत महंगे हो गए हैं। ख़ास तौर पर दुबई से जो खसूसी फ़्लाइट आ रही है उसके टिकट कितने महंगे हैं, कौन कौन वो टिकट ख़रीद रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा होगा, ये सारी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि वो जो इंतज़ार था जिस शाहकार का, वो आ रहा है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। जी हाँ, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। वो शेख रशीद साहब ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें ये फ़न आता था कि मीडिया में कैसे इन रहना है, और वो अपने आप को दर्जनों मरतबा का वज़ीर और गेट नंबर 4 का आदमी और आर्मी चीफ से ज़्यादा सीनियर और पता नहीं क्या क्या बताते रहते थे लोगों को। और उनके वैसे उनका दाव भी लगा हुआ था, वो हर हुकूमत में किसी ना किसी तरह अपनी एंट्री कर लेते थे, उनकी एंट्री हो जाती थी और उसके बाद कहानी जो है वो फिर हमारे सामने है कि क्या होती रही। फाइनली जो एंट्री थी उनकी वो इमरान खान साहब के साथ थी, और वो इतनी खौफनाक एंट्री थी कि दोनों एक दूसरे को, उनका जो है ना वो वाला जो कहते हैं ना उसका और उसका वैर, वो वाला वैर था उन दोनों का। और दोनों एक दूसरे को, आप समझ जाए क्या कहते थे, वो कहते थे तांगा पार्टी, और मतलब खुदा मुझे ऐसी वो ना दे, लीडर ना दे, वो कहता था मुझे ऐसा फॉलोअर ना दे। और दोनों एक दूसरे पर तंज छोटा सा लफ्ज़ है, बहुत कुछ करते थे, इमरान खान साहब भी और शेख रशीद साहब भी। और फिर फाइनली दोनों का मिलाप हो गया। वो कहानी होती ना कि फिर वो हंसी खुशी रहने लगे, और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा, लेकिन शेख साहब उसमें बहुत सी हदें पार कर गए एज़ यूजुअल। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई। अब वो सारी कहानी हमारे सामने है, वो एक तारीख़ है कैसे, जैसे बल्कि यूँ कहें कि जैसे लाए गए थे वैसे ही निकाल दिए गए, जो लेकर आए थे उन्होंने निकाल दिया। इस दौरान में शेख साहब ने अपनी थोड़ी सी अजीबो गरीब सी पोजीशन बना ली, और वो 4 नंबर गेट जिस पर उन्हें फ़ख्र था और जिसको वो अपनी शनाख्त बताते थे, वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो उन्होंने फ़ारिग ही कर दिया शेख साहब को। शेख साहब लोगों के नामों पर क्रॉस लगाते फिरते थे कि कांटा लग गया, वो नवाज़ शरीफ का, वो मरियम का, वो आसिफ जरदारी का, वो इन तमाम सियासी लीडर्स के नामों पर वो क्रॉस लगाते फिरते थे। लेकिन वक्त का सितम कहें या कोई अजीब सी बात कह लें इसको, कि नवाज़ शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और नज़र ऐसे आ रहा है कि वो बराह रास्त सिर्फ इक़्तिदार संभालने के लिए आ रहे हैं। जिस प्रोटोकॉल के साथ, जिस धूमधाम के साथ वो वापस आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा उसी पार्टी के मेन ओहदेदार के तौर पर, बल्कि मतलब वो सदर तो उसके शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन आप समझें कि सभी कुछ मरियम नवाज़ साहिबा ही हैं। अच्छा, वो पार्टी को चला रही हैं। और शेख साहब जो हैं वो पहले तो छुपते फिरे, फिर उनको गिला होता था कि मुझे छापे मारे जा रहे हैं और मेरा पता नहीं क्या कर दिया जाएगा। फाइनली पकड़े गए, उठाए गए, गायब हो गए, फ़रार हो गए, रूपोश हो गए, छुप गए, जो भी कह लें अब आप। ये तो अब जब उनका इंटरव्यू चलेगा आज या कल, जब भी चलता है, तो फिर हमारे सामने आएगी सूरत हाल के क्या है। तो वो इन सारी बातों के साथ अचानक गायब हो गए। पहले गिरफ्तारी की खबरें आई, फिर पता चला गायब हो गए हैं, वो इश्तहारी हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन उनकी ये खबरें आई तो मैंने तो जो वीलॉग किया था, मैंने उसमें कहा था कि इमरान रियाज़ की जगह पर पहुंच गए हैं वो, क्योंकि इमरान रियाज़ ने आना था उन दिनों के, इमरान रियाज़ आ रहे हैं, तो शेख रशीद साहब वहाँ पहुँच गए। अब हो सकता है कि शेख रशीद साहब को बिठा लिया जाए और इमरान रियाज़ साहब को निकाल दिया जाए। तो उसका आधा पार्ट तो पहले ही साबित हो गया था कि इमरान रियाज़ साहब निकल आए थे। अब शेख साहब क्या वहीं बैठे थे? ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी ना, जब आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, फिर वो बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनका इंटरव्यू हुआ है, और वो इंटरव्यू जो है वो मारूफ सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक ने किया है, और ज़ाहिर है वो समा टीवी के साथ मुंसलिक हैं, तो मतवक्को यही है कि वो आज या कल में समा टीवी पर चलेगा वो इंटरव्यू। अच्छा, उसमें क्या कहा है उन्होंने, अभी उसकी तफसीलात तो नहीं आई, लेकिन कुछ चीज़ें सामने है ना, ऑब्वियस हैं कि क्या हो रहा है, पैटर्न्स पता चलते हैं। सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, उससे पहले उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है, उससे पहले शुरू में तो बड़े सादे से होम्योपैथिक से इंटरव्यू आए थे ना,
वो मुसर्रत चीमा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब और फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब, मतलब कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसमें इतने ही काफ़ी था कि जी हम सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, हमने पार्टी छोड़ दी है, अब हमारा पार्टी से और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम सियासत छोड़ रहे हैं। तो इस तरह के सादे सादे से भी इंटरव्यू आ रहे थे, लेकिन लगता है अब सादे इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा, अब रोक नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरी जो कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतवक्का तौर पर शेख साहब यही बताएंगे कि एक तो ज़ाहिर है वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करेंगे, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो ये बताएंगे, मैंने बड़ा समझाया इमरान खान साहब को कि इदारे से वो नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारा इदारा है, फ़ौज हमारी है। अच्छा, मतलब ये वो बातें जो जेन्युइनली करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की जो टोन जिस लेवल पर ये चले गए थे इमरान खान साहब और उनकी सोहबत की वजह से, आप सोचे ये शेख रशीद साहब और परवेज़ इलाही साहब, ये दोनों का इस तरह से टोन तब्दील करना हैरत होती है। मतलब जिस स्कूल के वो स्टूडेंट्स थे, अब मैं यही आसान लफ्ज़ों में कह सकता हूँ ना कि खैर वो दोनों को ये फ़ख्र था इस बात पर कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो फ़ौज के लोग हैं, हम खुल के बात कर लेते हैं। तो लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी टोन हो गई थी, जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, जो उनके नज़रियात बन गए थे इमरान खान साहब की वजह से, वो फिर ज़ाहिर तब्दीली तो आनी थी। और इसी से वो पता चलता है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और सोहबत का असर जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। इमरान खान साहब की सोहबत का असर इन दो लोगों पर नज़र आया है। तो शेख साहब बताएंगे कि किस तरह से 9 मई के वाक़यात कैसे कैसे प्लान हो रहे थे, और मैंने यानी शेख रशीद ने कहाँ कहाँ पर रोका और टोका और कोशिश की ठीक हो जाए। और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने वो किन किन बड़े बड़े अफसरों से जाके मिलते रहे, उनसे बात की कि जनाब इमरान खान को मैं समझा दूंगा, मना लूँगा, और मैंने समझाया भी और बनाया भी, लेकिन वो इमरान खान नहीं माने, और मुद्दा फिर इमरान खान पर ही आएगा, इल्ज़ाम फिर इमरान खान पर आएगा, क्योंकि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका बोझ कोई नहीं उठा सकता। और अगरचे बाकी लोग भी उससे बरी ज़िम्मा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो वो कहते हैं ना रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी है, तो दस्तूर और रस्म दुनिया ये चल रही है कि जो लोग उसकी मजम्मत करके अलग हो जाएंगे वो उनको थोड़ा सा शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने वाकई इसकी प्लानिंग की है 9 मई के वाक़यात की, जिन्होंने जहन साजी की है, जिनके बयानात और जिनके ख्यालात रिकॉर्ड पर हैं, मतलब वो हमारी रेड लाइन इमरान खान सब खुद ट्वीट करते थे ना, और उनके बार बार के बयानात, और इवन ये वाक़या होने के बाद 9 मई का वाक़या होने के बाद यह हंगामा आराई और वो एक बगावत की नाकाम कोशिश, उसके बाद भी खान साहब के बयानात मौजूद हैं जब उन्होंने कहा कि जब मुझे रेंजर्स वाले गिरफ़्तार करेंगे तो लोगों ने तो फिर कोर कमांडर हाउस ही जाना था ना। तो इसका मतलब ये उनको प्लानिंग थी, उनको पता था। अगरचे वो कभी कभी टामा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अंदर था, मुझे तो ले गए थे, मुझे क्या पता। फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने एक मरतबा कहा, अदालत में थे, उन्होंने कहा देखें जी अब भी अगर दोबारा मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर दोबारा ऐसा ही रिएक्शन आएगा। तो इसका मतलब वो मेंटली क्लियर हैं कि उन्होंने यही करना था। और उनके बहुत सारे लोग, मुराद सईद साहब हैं, वो शहबाज गिल साहब थे, ढेर लोग जो इस किस्म के बयान दे रहे। फवाद चौधरी साहब क्या उछलते थे, छलांगे मारते थे, फिर उनकी कुछ छलांगे लगी भी, लेकिन अब तो वो गायब है, खामोश है, बिल्कुल सुकून है, कहीं से आवाज़ भी नहीं आती। इसी तरह वो थे शफकत साहब, खैर उनको तो मेरा ख्याल छोड़ देते हैं अभी, वो अलग केस है, लेकिन बाकी लोगों के भी बारी आनी है। लेकिन ताज़ा तरीन जो कार्रवाई हो गई है, जो इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पे हो रहा है, वो ये इंटरव्यू शेख साहब का रिकॉर्ड हो गया है, और बस इंतज़ार करें कि वो जो गुल खिलाएंगे वो फिर हमारे सामने होंगे। शेख साहब के तो अब ये सारे इरशादात जो रंग बिरंगे नए यू टर्न के बाद आएंगे वो तो हमारे सामने आ ही जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब भी आ रहे हैं पाकिस्तान। और वो पहले हम गाना सुनते थे ना कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो अब गाना चल रहा है कि जहाज़ों फूल बरसाओ, मियाँ साहब आ रहे हैं। तो जनाब वाला मियाँ साहब की आमद के लिए जहाज़ों से फूल बरसाने का प्लान बन गया है, और ये सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त दे दिया है, और 2 जहाज़ कल यानी हफ्ते के रोज़ दोपहर में जलसे से पहले के टाइम पर लाहौर पे फूल बरसा रहे होंगे। मुमकिन है आपके घर पर भी कुछ फूल गिरें तो आपको एहसास होगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं, ये उनकी पार्टी की तैयारियां हैं।
अच्छा ज़ाहिर है उसमें मियाँ साहब वाले जहाज़ से तो फूल नहीं गिरेंगे, लेकिन ये अलग जहाज़ होंगे स्पेशल इसी काम के लिए जिनसे फूल बरसाए जा रहे होंगे। नून लीग ने कोशिश की है, हम काफ़ी देर से बार बार, मैं तो क्रिटिसाइज़ करता था कि नून लीग की एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही। वो पब्लिक में आएंगे, अच्छा उसमें क्रिटिसाइज़ भी होंगे, कुछ लोग खिलाफ भी बातें करेंगे, कहीं खिलाफ नारे भी लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, बट सियासतदानों ने इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। सियासतदान इन चीज़ों से डर के घर नहीं भाग जाते, घर नहीं बैठ जाते। तो नून लीग ने एक सही फैसला किया है, राइट डिसीजन, कि वो मैदान में आए हैं, भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब ये इसका रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये कल शाम में पता चलेगा। कल शाम का जब हम जलसा देखेंगे तो ये सारी मेहनत, ये फूल बरसाने, ये बैनर्स लगने, ये तराने नए लॉन्च हो जाने, टेलीविज़न पे चलने, अखबारात में इश्तहारात, ये सारी चीज़ों के साथ जो है बैनर्स और पोस्टर्स और होर्डिंग्स, इन सब का नतीजा क्या निकला है वो कल शाम में हमें मीनार पाकिस्तान पे नज़र आएगा। अगरचे कुछ दोस्त तो अभी भी कहते हैं यार कैसे हो रहा है, मियाँ सब क्यों आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभी भी उन्हें नहीं आना चाहिए था, अभी भी उनके आने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब तो सारी चीज़ें सामने हैं, हमारे जहाज़ तैयार हैं, और ये जहाज़ जो फूल बरसा रहे हैं सिर्फ यही जहाज़ नहीं है, एक और बड़ा सारा जहाज़ जिसमें मियाँ साहब खुद बैठ कर आ रहे हैं वो भी तैयार है और वो बुक किया गया है। उसमें ज़ाहिर है मियाँ साहब के चाहने वाले बहुत हैं, वो तो मियाँ साहब पे पैसे, जैसे ये जहाज़ से वो फूल बरसाए जा रहे हैं इस तरह से बरसाने को तैयार हैं और बरसा रहे हैं, बल्कि यूँ समझ लें। तो काफ़ी सारे दोस्त उनके चाहने वाले अमेरिका से, यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक से, इंग्लैंड से, वहाँ से चल के और मुख्तलिफ जगहों से उनकी फ़्लाइट्स थी, वो वहाँ से इकट्ठे होकर, कुछ ज़्यादातर लोग हीथ्रो आए थे, वहाँ से इकट्ठे आए हैं, वो सब लोग दुबई पहुँच गए हैं। बड़ी तादाद है, 100 के करीब वो लोग हैं। और मियाँ साहब वाले जहाज़ के लिए अब टिकटें बिक रही हैं। वो चार्टर जहाज़ जिसमें मियाँ साहब ने आना है उसके लिए बड़ी बड़ी महंगी टिकटें बिक रही हैं, 20,000 दिरहम और इससे भी ऊपर की बातें हो रही हैं। और जहाज़ की भी क्लासिफिकेशन कर दी गई है, 2 हिस्से बना दिए गए हैं, बिल्कुल आम वो जो कमर्शियल फ़्लाइट की तरह, एक इकॉनमी क्लास और एक फ़र्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में जहाँ पर मियाँ साहब बैठे होंगे, जो एक थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन होगा आगे, वो टिकट और महंगी है। तो जिसको शौक़ है मियाँ साहब के साथ बैठने का, मियाँ साहब के साथ सेल्फ़ी बनवानी है, कॉफ़ी पीनी है, वहाँ बैठ के बातचीत करनी है, तस्वीरें बननी है असल में, तो वो महंगी टिकट ख़रीदे। तो मियाँ साहब ने तो जनाब वापसी का वो बांध लिया है सामान और तैयारियां पूरी हैं। मीडिया के लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं, किस किस को जगह मिलेगी, रास्ते में कौन कौन इंटरव्यू करता आएगा, ये तो अब हम कल लाइव देखेंगे जब वहाँ से आनी शुरू होंगी चीज़ें। लेकिन बहुत से लोग अपनी कोशिशों के ज़रिए, और कोशिशों में ज़ाहिर है उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा ना, वो कहते हैं लग ये रहा है कि वो मुफ्त नहीं ला रहे। अगरचे कुछ लोगों का यहाँ पे भी ये कहना है कि लोगों को भेजा जा रहा है, टिकट्स दिए जा रहे हैं और उनको वहाँ पे होटल दिया जा रहा है, ये सारी बातें भी हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी नॉलेज में है वो यही है कि लोग खुद से पैसे खर्च करके मियाँ साहब के साथ आ रहे हैं। और नारे तो हमने सुन ही लिए हैं, मुश्किल से निकालो और संभालो, मुल्क संभालो और बदल के रख दो, और अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें करने का नून लीग ने ऐलान कर दिया है। हम नून लीग के लिए भी दुआ गो हैं, असल में तो हम अपने लिए दुआ गो हैं। नून लीग अगर ये सारे काम करे, और तमाम पार्टीज़ को यही काम करने चाहिए, यही काम का मतलब है, बेसिक आइडिया तो यही होता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अवामी खिदमत। तो अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ तमाम पार्टीज़ को अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर, अपने मोटोज़, अपने स्लोगन्स, अपने जो भी ख्यालात हैं वो उसका ऐलान करना चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए, जिनमें वो कुछ करें और इस मुल्क की तकदीर बदल सके। ये नारे जो है ना, ये गाने, ये नारे, ये तराने, ये इलेक्शन जब हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर डे 1 से जब हुकूमत इक़्तिदार में आती है, मामलात संभालती है, उस दिन से फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो अपनी वर्किंग करके आएँ। पुरानी वाली टीम मियाँ सब मज़ेदार नहीं थी, ये जो 16 महीने रही है ना, वो हमने देख लिया। उस मज़ेदार क्या, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थी, बल्कि काफ़ी उनकी खिंचाई होने की ज़रूरत थी। इवन जो मियाँ साहब आपके समधी आए थे, उन्होंने भी ऐसी की तैसी फेर दी है सिस्टम की। तो कुछ नए प्लान नई टीम के साथ हमें बताएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं और तमाम पार्टी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें प्लान दें कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं। शुक्रिया।